नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले हमें 23-24 का एनुअल रिटर्न भरना है। अब क्या होता है कि GSTR 9 और 9C भरते समय प्रॉपर वर्किंग नहीं होने के कारण या गलत वर्किंग होने के कारण क्या होता है ना कि हम GSTR 9 और 9C में गलत डाटा डाल देते हैं। क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है उसको रिवाइज करने का। अब रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम का रास्ता खुल जाता है, यानी कि ऑडिट के दौरान अब उस गलती के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें इंटरेस्ट पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे मेजर एरियाज जिसको आप ध्यान देकर अगर उसको कंसीडर कर लें तो आने वाले समय में क्या आपके GSTR 9 और 9C में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो 3 पॉइंट है ना, जो मेजर एरियाज है पूरे एनुअल रिटर्न GST के जो हम लोग भरते हैं उसमें, ये मेन एरिया से जहाँ पे मैक्सिमम गलती होती है और यही मेन चीज़ें हैं GSTR 9 और 9C भरते समय। तो हम आज के इस वीडियो में 3 पॉइंट जो है इसको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे वर्किंग करना है, डिस्कस करेंगे डिटेल में हम लोग। लाइक से करते चलिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब के लिए ऐसे वीडियो रेगुलर पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि GSTR 9 और 9C इज़ ऑल अबाउट आपका जो पूरे साल का जो इनपुट और आउटपुट का डिटेल होता है, यानी सेल परचेजेस का डिटेल हम अपने GSTR 9 और 9C में डालते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का। 9C तो एक तरह से सिर्फ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। मेन हमारा जो डाटा कंज्यूमिंग जो फॉर्म होता है वो होता है GSTR 9, जहाँ पे हम लोग अपने पूरे सेल का, रेवेन्यूज़ का और अपने इनपुट का जितने भी परचेज होते हैं उसका डिटेल हम लोग डालते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है क्या है, देखिए, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टर्नओवर। तो हम जो सेल का डिटेल जहाँ पे देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट होता है ना, 2 मेन चीज़ें होती है, सेल और परचेज, जिसका डिटेल हम लोग डालते हैं। तो अभी हम लोग सेल के बारे में बात करें। सेल में क्या होता है, जो हम GSTR 9 में हम लोग जो रिपोर्ट करते हैं, तो GSTR 9 में हम वही रिपोर्ट करते हैं जो पूरे साल में हमारा सेल हुआ था, जिसके ऊपर हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। अब पूरे साल में जो सेल होता है उस पर हम लोग लाइबिलिटी वगैरह डिस्चार्ज करके रिटर्न भरते हैं और GSTR 9 में वही जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन और टर्नओवर होना जरूरी है। अब टर्नओवर का कॉन्सेप्ट क्या है कि टर्नओवर में बहुत से ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिसके ऊपर GST की लाइबिलिटी नहीं होती है, और लाइबिलिटी नहीं होती इसका मतलब उसके लिए टैक्स इनवॉइस नहीं रेज हुआ होता है, फिर भी आपका वो टर्नओवर आपके जो रेवेन्यू में ऐड होता है। तो वैसे चीज़ों के लिए क्या है, अपने को एक रिकॉन्सिलिएशन प्रॉपर करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, बैलेंस शीट जो बनता है, इनकम टैक्स में जो जाता है, उसमें जो टर्नओवर दिखाया है वो, और जो हम अपने एनुअल रिटर्न GSTR 9 में डाल रहे हैं, उसके बीच का एक प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, ताकि जो जो एक्सेस अमाउंट हमारे AFS यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है वो हम फाइंड आउट कर सके और उसको हम लोग फाइंड आउट करके नोट करके रख सके, ताकि ऑडिट के दौरान या कभी भी दरकार लगे तो हम उसका यूज़ कर पाए। आइडेंटिफाई हो गया आपका डिस्क्रिपेंसी की, कहाँ कहाँ डिस्क्रिपेंसी है, उसको हम लोग डिस्क्रिपेंसी को नोट आउट करेंगे, एस्टिमेट इसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट अगर करने वाला है कुछ ऐसा तो एडजस्टमेंट कर देंगे, अगर नहीं करने लायक है तो उसको हम लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। अब इसमें क्या है कि एग्जेम्प्टेड और नॉन सप्लाईज जो एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना। बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि जो आउटपुट सप्लाई होता है, जो टर्नओवर होता है, उसमें जो जिस पे GST नहीं लगता है ना, तो वो क्या करते हैं, नॉन कंसीडर कर देते हैं, यानी कि उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं विलिंगली और नॉन विलिंगली। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर कुछ है नॉन GST सप्लाई से, उसको भी आपको वर्किंग करके प्रॉपर तरीके से अपने GSTR 9 में दिखाना है। देखिए GSTR 9 और 9C का एक्चुअल बेसिस पे रिटर्न जाता है। तो अगर किसी कारण आपने अपने मंथली रिटर्न में नहीं दिखाया है कोई चीज़, तो आप एक्चुअल बेसिस पे फाइंड आउट करिए कि क्या आपका लायबिलिटी या क्या इनपुट आपने लिया हुआ है, वो अपने 9 और 9C में ज़रूर दिखाइए। तो ये भी हो गया एक प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टर्नओवर आपको करके रख लेना होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, वो होता है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा चीज़ हो गया कि हम लोग ITC पूरे साल में जितना लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका
क्या हिसाब है उसका भी एक प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर हिसाब करके अपने को रखना होगा, ताकि उसी के बेसिस पे अपने GSTN 9 में अपने ITC को रिपोर्ट कर पाए। अब देखिए ITC को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ITC है वो आप एक्यूरेट लिए हैं, आपके पास उसके लिए प्रॉपर वैलिड टैक्स इन्वॉइसेस है, वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कोई भी ऐसी ITC नहीं है जिसने आपने लिया है और उसका आपका इन एलिजिबिलिटी उसके लिए आपका बनता है, आपके पास टैक्स इन्वॉइसेस नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको वेरीफाई अपना पहले कर लेना हो कि वेरिफिकेशन करके प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर लेना हो कि जो हम ITC ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैक्ड बाय डॉक्यूमेंटेस है या नहीं है। आपका डबल ए क्लोज आ गया सेक्शन 16 में, जिसके अंतर्गत भैया जब तक आपका 2A में जो डाटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो ITC रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो आपके लिए इन एलिजिबल होगा। तो आप जो ITC ले चुके हैं ऑलरेडी और आपके 2A या 2B में जो ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके साथ एक कंपेयर करके, उसके साथ एक कंपेरिजन और रिकन्सिलिएशन करके फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या आप ऐसा कोई ITC है जो आपने एलिजिबल ना होते हुए भी ले लिया है। उसको तुरंत आप एडजस्टमेंट करिए 9 के साथ, उसमें आप एक्चुअल बेसिस पे दिखाइए। अगर नहीं लिए हैं, ऐसा भी कोई चीज़ अगर फाइंड आउट होता है कि ITC एलिजिबल है नहीं लिए, उसको भी आप रिपोर्ट कराइए, ठीक है। उसके बाद आप टाइम लिमिट एक बार देख लीजिएगा, जो भी हम लोग ITC लिए हैं कि उसके लिए जो 16(4) सेक्शन के अंतर्गत टाइम लिमिट बनता है नवंबर तक, उसके हिसाब से आपने प्रॉपर तरीके से ITC लिया है कि नहीं है, वो भी आप ये क्राइटेरिया आप ज़रूर देख लीजिए। और अपने 2A और 2B जो होता है जिसके हिसाब से आप ITC लिए हैं, और अपने जो टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट में ITC है वो एक प्रॉपर वर्किंग करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आप उसका काम भी है, ऑडिट के दौरान भी वो आपके काम करे और आपका एनुअल रिटर्न भी उसी हिसाब से भरा जाए। टर्नओवर जब रिकॉन्सिलिएशन करेंगे उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है आपको रिकॉन्सिलिएशन कर लेना होगा, वो आपका प्रॉपर जो पूरे साल का जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है, क्या आपने उसे प्रॉपर तरीके से 100% डिस्चार्ज किया है कि नहीं है। आपको उसके लिए टैक्स लायबिलिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट करके रख लेना होगा कि जो आपके पास जो लायबिलिटी है उसको आपने प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर लिया है, या फिर कोई एग्जाम्पशन है, वो डिडक्शन वगैरह है, वो सारा कंसीडर कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से उस पर टैक्स लगा है, सही रेट में लगा है, ये सारा चीज़ एक बार आप वर्किंग करके ज़रूर रख लीजिएगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए भी आप अगर कोई बनता है, मान लीजिए कोई आप इनएलिजिबल ITC लेकर बैठे हुए 9 भरते समय कोई ऐसा आपका नोटिस में आया कि ITC मैंने ऐसा लिया कि जिसके लिए मैं इनएलिजिबल था, तो भाई जितने समय के लिए आपने ITC लेकर रखा है उसके उतने पीरियड के लिए आप एलिजिबल नहीं थे फिर भी लिया है, तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट बनता है। सेक्शन 10 में जो भी इंटरेस्ट बनता है भाई आप कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है अपने डिस्चार्ज कर लीजिए। पेनल्टी वगैरह कुछ लगता है तो वो भी आप डिस्चार्ज करके ज़रूर रख लीजिए। तो GSTN 9 और 9C भरने का मूल मंत्र ये भैया कि आपका जो सेल और परचेज का प्रॉपर इन्वॉइस वाइज डिटेल बनाइए, और उसके बाद आपके जो लायबिलिटी और टर्नओवर है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिकॉन्सिलिएशन करिए। कोई भी डिफरेंस आता है उसको आप नोट डाउन करिए, रीजन पता करके उसको आप नोट डाउन करिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिस्सा जहाँ तक सवाल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके 2A में 2B में कितना रहा वो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रहा वो नोट डाउन करिए। कोई डिफरेंस है उसको भी नोट डाउन करके रखिए, और एक्चुअल बेसिस पे अपने एनुअल रिटर्न 9C को आप भरिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। कोई लायबिलिटी अगर आती है जिसको डिस्चार्ज नहीं किया है आपने, डिस्चार्ज करिए। कोई एक्सेस इनपुट टैक्स के लिए उसको रिवर्स करिए। इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी बनता है वो डिस्चार्ज जरूर करिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिला हुआ तो लाइक से जरूर करिएगा वीडियो को। चैनल पे पहले विजिट करने से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।